Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss the cellular organization. सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि सेल्स किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड हुए होते हैं. हमें पता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो वन और मोर सेल से मिलके बने हुए होते हैं, या तो एक सेल से या एक से ज़्यादा सेल से. अब जो सेल्स हैं इनकी दो टाइप्स होती हैं. दो तरह के सेल्स हमारे पास आ जाते हैं. एक आ जाते हैं प्रोकैरियोट्स, ओके, एंड द सेकंड वन इज़ यूकैरियोट्स. अब इनमें फ़र्क क्या है? प्रोकैरियोट्स के अंदर नो ट्रू न्यूक्लियस, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है. अब जो नो ट्रू न्यूक्लियस का क्या मतलब है? दैट्स मीन कि इनके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल होगा. जो न्यूक्लियस के अंदर जो कुछ भी होता है, डीएनए वगैरह सब कुछ होगा, लेकिन उस न्यूक्लियस की बाउंड्री नहीं होगी. जबकि यूकैरियोट्स के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल सारा मौजूद है, लेकिन उसके इर्द गिर्द क्या आ जाएगी? डबल मेम्ब्रेन आ जाएगी. दैट्स वाई हम कहते हैं कि यूकैरियोट्स के अंदर ट्रू न्यूक्लियस होता है और प्रोकैरियोट्स के अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता. ये तो पढ़ ली हमने सेल की टाइप्स. अब कोई भी सेल हो, अगर वो सिंगल है, एक ही है, या वो बहुत सारे सेल्स हैं, तो वो ऑर्गेनाइज किन किन तरीक़ों से हो सकते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे. उनकी ऑर्गेनाइजेशन की तीन टाइप्स हैं: यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड द लास्ट वन इज़ कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस द यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हमें बताएगी सिंगल सेल्ड, एक वाहिद जो सेल होगा उसकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में. यूनी का मतलब होता है वन और सेलुलर का मतलब होता है सेल. तो ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है कि, और इसमें एग्जांपल हमारे पास सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हैं? दैट इज अमीबा एंड द यूग्लिना. अब यहाँ पे ये बात सोचने को मतलब आप सोच सकते हैं, इफ़ यू वंडर, कि अगर एक ही सेल है, ठीक है, तो वो अपने इतने डिफरेंट वाइटल आप कह सकते हो एक्टिविटीज़ होती हैं लाइफ को सस्टेन करने के लिए, तो वो कैसे परफॉर्म करता है? फॉर एग्जांपल डाइजेशन, रिस्पायरेशन, एक्सक्रीशन एंड दी रिप्रोडक्शन एक्सेट्रा. तो इन सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स के अंदर, उनके सिंगल सेल के अंदर होते हैं ऑर्गेनेल्स. छोटे छोटे आप कह सकते हो ऑर्गन्स होते हैं, सेल के भी छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गेनेल्स कहा जाता है. और वो ऑर्गन्स इसको हेल्प करते हैं ये सारे फंक्शन परफॉर्म करने में. अब ये सिंगल सेल हमारे पास सामने आपको नज़र आ रहा है अमीबा. अब अमीबा जो है इट इज़ अ यूनिसेलुलर एनिमल, दैट्स वाई इट हैज़ नो सेल वॉल. इसकी आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको हेल्प करती है रिस्पायरेशन में बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, कि ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की इनटेक और आउटटेक करवाती है. नेक्स्ट हमारे पास क्रिस्टल्स आ जाते हैं. क्रिस्टल्स के बारे में ये एज्यूम किया जाता है कि जब भी हमारे पास अमीबा कोई भी अपना मेटाबॉलिक प्रोसेस करता है तो उसके रिजल्ट में जो वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं वो क्रिस्टल की फॉर्म में रिलीज़ किए जाते हैं. नेक्स्ट आ गया फूड वैक्यूल. फूड वैक्यूल के बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि ये सिर्फ और सिर्फ तब बनता है अमीबा के अंदर जब अमीबा ने कोई प्रे किल किया होता है. जब ये किसी भी प्रे को इनगल्फ करेगा तो ये फूड वैक्यूल की फॉर्मेशन होगी. ये फूड वैक्यूल उसको अपने अंदर लेके फिर इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं और उस फूड की ब्रेकडाउन की जाती है और उसको छोटे छोटे पीसेज में कन्वर्ट करके उससे एनर्जी रिलीज़ की जाती है. सो दैट्स मीन कि जो फूड वैक्यूल हैं वो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं. ओके, अब नेक्स्ट ऑर्गेनेल हमारे पास न्यूक्लियस आ जाता है. न्यूक्लियस जो है उसने अमीबा का सारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी किया हुआ होता है और ये हमारे पास कंट्रोल करता है सारे इस सेल की एक्टिविटी को. अब नेक्स्ट दैट इज़ कंट्रैक्टाइल वैक्यूल. कंट्रैक्टाइल वैक्यूल असल में अमीबा के अंदर जितना भी वाटर की रेगुलेशन है वो करवाता है कि अगर लेट से एक्सेस हो गया है वाटर का अमीबा के अंदर तो वो उस एक्सेस को अपने अंदर एक्यूमुलेट करेगा और इसके साथ साथ उस एक्सेस वाटर को सेल से बाहर फेंक देगा. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ गया एक्टोप्लाज्म एंड दी एंडोप्लाज्म. अब साइटोप्लाज्म हमें पता है कि इनसाइड ऑफ द सेल जितना भी मटेरियल होता है इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, जिसके अंदर ऑर्गेनेल्स और न्यूक्लियस वगैरह मौजूद होते हैं जो ये ब्लू में शो किया गया है. ठीक है. अब साइटोप्लाज्म का वो पार्ट जो कि हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब करीब है उसको एक्टोप्लाज्म कहा गया है और जो हमारे पास अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म है दैट इज़ अ एंडोप्लाज्म. नाउ देयर इज़ अ सीडोपोड. अब ये जो एक्सटेंशंस हमें नज़र आ रही हैं कि अमीबा की एक कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं है, इरेगुलर पैटर्न सा नज़र आ रहा है. ये इसके आप कह सकते हो फीट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं. ये
पाँव है नहीं लेकिन पाँव की तरह फंक्शन अदा करते हैं कि क्या इसकी मोटिलिटी में इसको मूव करवाते हैं अमीबा को, तो दैट्स वाई हम इसको सीडोपॉड कहते हैं। सीडो का मतलब होता है फॉल्स और पॉड का मतलब होता है फीड। सो ये हमने देख लिया कैसे एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म अपनी सारी की सारी वाइटल एक्टिविटीज़ अदा कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन देख लेंगे, दैट इज़ कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। अभी तक हमने अमीबा को एग्जाम्पल देखी तो दैट वाज अ सिंगल सेल ऑर्गेनाइजेशन के कैसे एक सिंगल सेल अपनी पूरी लाइफ को मेंटेन कर रहा था, उसे किसी भी दूसरे की हेल्प की ज़रूरत नहीं थी। बट देयर आर सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के कुछ और इस तरह के यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि उन्हें ज़िंदा रहने के लिए दूसरे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की ज़रूरत होती है, इसलिए वो क्या करते हैं मिलजुल के एक कॉलोनी बना देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसमें बेस्ट एग्जांपल आ जाती है वॉल्वक्स की। अब वॉल्वक्स क्या है? वॉल्वक्स आप कह सकते हो दीज आर दे फॉर्म स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स जो कि कॉलोनीज़ होती हैं, इसमें बहुत से यूनिसेलुलर एल्जीज मौजूद होते हैं जो कि जिनकी तादाद 50,000 सेल्स तक होती है, ठीक है। अब हमारे पास ये मौजूद कहाँ होती है, इनका हैबिटेट क्या है? दैट इज़ दे आर प्रेजेंट इन द स्टैंडिंग वाटर। स्टैंडिंग वाटर का मतलब क्या होता है? जो कि आप कह सकते हो एक खड़ा हुआ पानी होता है। छोटी छोटी ग्रीन बॉल्स के तौर पे ये कॉलोनीज नज़र आती हैं और इन ग्रीन बॉल्स की वजह से हमारे पास जो पॉन्ड का जो कलर होता है वो ग्रीन दिखाई देता है, जैसा कि आप इस पिक्चर्स में देख सकते हैं। अब ये सिंगल एलजी नहीं है, देयर आर द 50,000 मिलियंस एलजीज के सेल्स हैं जिन्होंने मिलकर ये कॉलोनीज बनाई हुई हैं। अब ये जो क्या कहते हैं इंडिविजुअल जो वॉल्वक सेल्स होता है वो इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई कुछ एलजी के जो सेल्स होंगे, जो यूनिसेलुलर एलजी है उसके कुछ सेल्स होंगे वो मोबिलिटी में उनका आप कह सकते हो वो मास्टर्स होंगे, उनकी फंक्शन होगा, और कुछ हमारे पास सेल्स होंगे वो रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं। तो ये एक दूसरे की ना कमियाँ दूर करते हैं, ठीक है, एक दूसरे की हेल्प करते हैं और मिलकर एक कॉलोनी में रहते हैं। वॉल्वक्स में रिप्रोडक्शन दोनों तरीके से होती है। इनके पास एसेक्सुअल सेल्स भी होते हैं जो कि डॉटर सेल्स बनाएंगे, और सेक्सुअल सेल्स भी होते हैं जिनमें स्पर्म्स और एग्स आ जाता है। सो हमने भी क्या डिस्कस किया, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें बहुत से यूनिसेलुलर सेल्स जो होते हैं वो मिलके कॉलोनीज बनाते हैं और मिलके अपना सर्वाइवल मेंटेन करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दी थर्ड टाइप ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब वो और सेल्स जो कि बहुत सी तादाद में होते हैं तो वो कैसे ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और अपने फंक्शंस करते हैं। तो मल्टी का मतलब है मोर देन वन एंड द सेलुलर मीन्स सेल, ओके। Now there is a catch, okay? Do not mix multicellular organization with colonial organization. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में असल में सारे के सारे सेल इंडिपेंडेंट होते हैं लेकिन वो फिर भी एक दूसरे के साथ मिलके वर्क करते हैं, ठीक है। जबकि हमारे पास कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में जो एक सेल होता है वो दूसरे सेल पे डिपेंडेंट होता है डिफरेंट लाइफ एक्टिविटीज़ के लिए, ओके। नाउ लेट्स डिस्कस द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अभी तक हमने देख लिया कि अगर कोई सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है या तो वो अकेले रहेगा, फॉर एग्जांपल अमीबा, या फिर वो कॉलोनीज की फॉर्म में रहेंगे, फॉर एग्जांपल वॉल्वक्स। लेकिन मल्टी सेल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, व्हेन देयर आर मोर देन 2 सेल्स, वो सेल्स क्या करते हैं मिलके एक जगह वर्क करते हैं और टिश्यूज़ बनाते हैं, और ऐसे ही बहुत सारे टिश्यूज़ जब एक जगह मिलके काम करते हैं तो वो डिफरेंट ऑर्गन्स बनाते हैं। एंड व्हेन दोज ऑर्गन्स वर्क इन अ सिस्टम, तो सिस्टम को ऑर्गन सिस्टम कहा जाता है, एंड लास्ट दैट विल फॉर्म अ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन किन में होती है, दैट इज़ देयर इन हायर प्लांट एंड दी एनिमल्स, ठीक है। एनिमल्स में अगर आप देख लें तो हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं हम एक सेल से तो नहीं बने, हमारी बॉडी मिलियन एंड ट्रिलियन ऑफ सेल से मिलके बनी हुई है। अच्छा, इसी तरीके से अगर एप्पल ट्री को आप देख लो तो उसके भी अंदर मिलियंस और ट्रिलियन सेल्स हैं जो कि मिलके काम कर रहे हैं। अगर आप प्लांट बॉडी को देखें तो उसके 2 पार्ट्स होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स एंड दी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। वेजिटेटिव पार्ट्स में देखें बहुत से सेल्स हैं मिलके रूट्स बनाए हुए हैं, ऑर्गन्स बनाए हुए हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, स्टेम्स, ब्रांचेस, लीव्स, और ये मिल के काम करते हैं किसी भी प्लांट की बॉडी के अंदर। और ऐसी रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या आ जाता है, फ्लावर्स, ओके। अच्छा, इसके अगर आप एग्जांपल देख लो तो दैट वुड बी अ मस्टर्ड प्लांट, ठीक है। मस्टर्ड प्लांट की आपके सामने अभी इमेज आ जाएगी। हाँ, अब ये देखो फ्लावर के साथ पॉड, लीफ, स्टेम, रूट, फ्रूट, ये सारे के सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गन हैं और ये मिलजुल के वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम एनिमल बॉडी की बात करें तो एनिमल बॉडी के अंदर भी आप कह सकते हो ऐसे ही ये डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम से मिलके बनी हुई होती है। अब वो ऑर्गन सिस्टम क्या है, फॉर एग्जांपल
रिस्पायरेटरी सिस्टम आ जाते हैं, उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम आ जाते हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, अब ये देखो ये सिस्टम्स हैं और ये सिस्टम्स क्या हैं, डिफरेंट ऑर्गन से मिलके बने हैं और मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलके बने हैं। इसमें एग्जाम्पल आ जाती है फ्रॉग एंड ह्यूमन। So that's for this video. I hope you liked it. So stay tuned. Take care. Allah Hafiz.